कैसे हैं आप लोग। हेलो। आइए आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है? आप जान लीजिए। बायोडाइवर्सिटी का मतलब टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टोटल नंबर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल स्पेसीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। at any place, area and time is known as biodiversity. अब तक जो नोन और लिस्टेड है, नोन एंड लिस्टेड बायोडाइवर्सिटी अगर इस समय की हम देखें तो इट इज़ 1.7 टू 1.8 मिलियन है। इतने प्रकार के डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं। मतलब कि डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ही विशाल है। कुछ एक्सट्रीमिस्ट के अनुसार इसकी जो डाइवर्सिटी है वो 20 से 25 मिलियन है, परंतु जो साइंटिफिक डेटा हमारे पास उपलब्ध है, एज पर द एस्टिमेशन ऑफ रॉबर्ट मे, अगर हम देखें एज पर द एस्टिमेशन ऑफ, एज पर द डेटा गिवन बाय रॉबर्ट मे, द बायोडाइवर्सिटी ये कितनी होनी चाहिए? अबाउट 5 मिलियन होनी चाहिए। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 5 मिलियन का मतलब क्या हुआ कि लगभग 50 लाख प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होंगे। ये बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस है, याद रखिए। कितना? 50 लाख विभिन्न प्रकार के जीव इस धरती पर पाए जाते हैं। जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है इसमें से अकेले एनिमल जो हैं, एनिमल्स एलोन, ये कितने हैं? 70% हैं। और ग्रीन प्लांट्स कितने हैं? ये लगभग 22% है। रेस्ट अदर्स ये लगभग 8% है, जिसमें सूक्ष्म जीव आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं। इस तरह से अगर देखें तो दुनिया में उपस्थित जो जीव हैं इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, लगभग 2/3 पॉपुलेशन एनिमल्स की ही है। 70% एनिमल हैं और ग्रीन प्लांट्स केवल 22% हैं। अब ये जो 70% जो एनिमल्स हैं इनमें से भी अगर हम देखें, नोट कर लीजिए पहले, ये जो 70% एनिमल्स हैं इनमें से अकेले इंसेक्ट्स 70% पाए जाते हैं। दुनिया के समस्त जीव जंतुओं में इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन अकेले 70% है, 70%। इसीलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है। हम आपको आगे बताएंगे। इस तरह से इसको अगर हम पाई डायग्राम से देखें तो अकेले लगभग
70% जो पॉपुलेशन है वो कौन है? एनिमल्स। और ये लगभग 22% पॉपुलेशन जो है ये प्लांट्स हैं। 70% कौन है? एनिमल्स हैं। रेस्ट जो 8% हैं इनमें कौन है? अदर्स हैं, बाकी हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें दुनिया की टोटल बायोडाइवर्सिटी में से अकेले 70% एनिमल्स होते हैं। अब ये जो पोर्शन जो एनिमल्स का है, जो एनिमल्स हैं अगर इनमें हम देखें तो बेटा आप इसमें ये पाएंगे कि जो 2 प्रकार के फाइलम हैं, कौन कौन से? एक तो नॉन कॉर्डेट फाइलम है और दूसरे हैं कॉर्डेटा। आप जो नॉन कॉर्डेटा हैं इनमें 70% जो हैं वो अकेले कौन हैं? इंसेक्ट्स हैं। इस दुनिया में लगभग इंसेक्ट्स की 1.5 लाख प्रजातियां ज्ञात हैं। लगभग 1.5 लाख के आसपास इंसेक्ट्स की वैरायटीज हैं। तो एनिमल्स में जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन अगर हम देखें तो नॉन कॉर्डेट्स में इंसेक्ट्स अकेले लगभग 70% के आसपास हैं। नॉन कॉर्डेट्स में इंसेक्ट अकेले 70% है। ये लगभग 1.5 लाख प्रजातियां इंसेक्ट्स की हैं। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी डाइवर्सिटी। और आपको मालूम है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में अगर इंसेक्ट्स रखे गए हैं तो आप समझिए कि बड़ा फाइलम कौन होगा डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? द लार्जेस्ट फाइलम फ्रॉम डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू इज आर्थ्रोपोडा। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं और इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जितने यहाँ पर नॉन कॉर्डेट एनिमल्स होते हैं वहाँ पर इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन मैक्सिमम दिख रही है 70%। देयरफॉर आर्थ्रोपोडा हैज़ बीन कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट फाइलम फ्रॉम डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये भी मेंशन कर लीजिए आप कि अमंग नॉन कॉर्डेट्स अगर हम ये देखें among non-chordates, insects alone stands for 70% population. लगभग 1.5 लाख स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स नोन। इस तरह से लगभग इंसेक्ट्स की अकेले 1.5 लाख प्रजातियां ज्ञात हैं। इस तरह से आपने देखा कि टोटल बायोडाइवर्सिटी में जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल दोनों आ रहे हैं, इनमें से एनिमल्स अकेले 70% पॉपुलेशन को स्टैंड करते हैं, रेस्ट 22% प्लांट्स हैं एंड नेक्स्ट रेस्ट दैट इज 8% उसमें बाकी अन्य ऑर्गेनिज्म आते हैं। जो एनिमल्स हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, कॉर्डेटा में, नॉन कॉर्डेटा में। नॉन कॉर्डेट्स में अकेले इंसेक्ट 70% पॉपुलेशन के लिए जिम्मेदार हैं और इनकी लगभग 1.5 लाख प्रजातियां ज्ञात हैं। चूँकि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य हैं इंसेक्ट्स, इसलिए इस दुनिया में फाइलम आर्थ्रोपोडा डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, नोट कर लीजिए। लिख लिया होगा। अब इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, अगर आप यहां पर कॉर्डेट एनिमल्स की बात कर लें, लगे हाथ, अगर हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा ग्रुप यहां पर कॉर्डेट्स में फिश का है। उससे बड़ा ग्रुप किसका है? बर्ड्स का है। फिर उससे बड़ा ग्रुप किसका है? रेप्टाइल्स का है। और फिर इसके बाद मैमल्स इक्वल्स टू एम्फीबिया।
ये है डाइवर्सिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम कार्डेट एनिमल्स की बात करें तो इसमें मछलियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। फिश लाइंग एट द टॉप, मछलियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद बर्ड्स की संख्या है। फिर उसके बाद आपके सामने लिखा गया है। इस तरह से ये डाइवर्सिटी घटते हुए क्रम में है। लार्जेस्ट डाइवर्स ग्रुप अगर देखें मछलियों का है, देन बर्ड्स, देन रेप्टाइल्स, फिर उसके बाद मैमल्स और एम्फीबिया, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अभी तक हमने जो आपको ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, दरअसल में ये एक सामान्य जानकारी है कि एनिमल्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और इनकी संख्या कितनी है। अब आपका जो दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है, आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर कहाँ पर है? वो सेरिब्रम है कि नहीं? स्टोरेज बॉक्स कौन है? मेमोरी कहाँ स्टोर होती है? आपके ब्रेन के सेरिब्रम में। क्वेश्चन ये है कि अगर इन सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में आप अगर जानकारी कलेक्ट करके इसको आप अपनी खोपड़ी में सेव कर लो, अपने कहाँ पर? सेरिब्रम में सेव कर लो, ये संभव है क्या? है? याद करना बहुत मुश्किल है। एक का नाम याद होगा, दूसरे का भूल जाएगा। इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। और किसको इतनी पड़ी हुई है कि ये कीड़े मकोड़ों का नाम याद करेगा? ज़रा कह दिया जाए कि इंसेक्ट की जितनी प्रजातियां हैं सबका नाम याद करके सुनाओ, पागल हो जाएगा आदमी, कहीं भाड़ में जाए। हमें इससे क्या मतलब है? बहुत कठिन काम है, हो नहीं सकता। फिर क्या करना पड़ेगा? तो कहने लगे साहब इनको अध्ययन करने की कुछ विधि देखा जाए तो पता लगेगा कि सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ इनमें होती हैं, वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस एग्जिस्ट अमंग दी ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट टाइप। अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस देखने को मिलता है, परंतु कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जब इनके हम कैरेक्टर्स का अध्ययन करेंगे, और कैरेक्टर्स में दो चीज़ें आएंगी, एक होगा बाहरी लक्षणों का अध्ययन करेंगे तो जिनको हम बोलते हैं मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और अगर आंतरिक लक्षणों का अध्ययन करेंगे तो इसे हम बोलते हैं एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। तो मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल के अतिरिक्त अन्य और भी तमाम कैरेक्टर्स का जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हम ये पाएंगे कि दुनिया में ढेर सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मैच करते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनका एक ग्रुप बना देंगे। और अगर हम उस एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर अपने ग्रुप के सभी ऑर्गेनिज्म से मैच करता है तो सभी ऑर्गेनिज्म को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो हम उस ग्रुप का कैरेक्टर पढ़ लेंगे और उस ग्रुप के अंदर आने वाले लाखों लाख ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर हमारे दिमाग में फीड हो जाएगा। तो ये हमने निकाला तरीका, और अध्ययन करने की इस साइंटिफिक मेथड को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी का अध्ययन करने के लिए जो हम साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करते हैं, दैट साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडी ऑल दीज ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इस बड़ी डाइवर्सिटी का अध्ययन करना है हमको। किसके बारे में अध्ययन करना है? एनिमल के। जी हाँ, ये है, कह रहे हैं कि हमारी जो साइंटिफिक अप्रोच है
द साइंटिफिक अप्रोच टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज नोन एज टैक्सोनॉमी। इट इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स। द टैक्सिस स्टैंड्स फॉर अरेंजमेंट एंड नॉमोस मीन्स होता है रूल्स, नॉट स्टडी, रूल्स। द रूल्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया जाता है? दिस क्लासिफिकेशन इज डन on the basis of the similarities and dissimilarities. सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़, इनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को। इस दुनिया में सबसे पहला अप्रोच एनिमल्स को क्लासिफाई करने का किसने किया था? तो ये थे अरस्तु। द फर्स्ट अप्रोच ये, लेकिन उसका अप्रोच सही नहीं था, परंतु स्टार्टिंग उसी की थी। किसकी? अरस्तु की। तो फर्स्ट अप्रोच टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म एनिमल्स वाज गिवन बाय, किसने किया? अरस्तु ने। अरस्तु ने दुनिया के सारे एनिमल्स को किस आधार पर? बहुत ही सिंपल कैरेक्टर्स के आधार पर क्लासिफाई किया। अरस्तु ने दुनिया में एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया? दो डिफरेंट ग्रुप बना दिया। उन्होंने कहा कि एनिमल्स जो हैं इनको बेसिकली दो ग्रुप में बांट दिया जाना चाहिए। कौन सा? एनिमल्स के दो ग्रुप बना दिए। कौन कौन सा बना दिया? इन्होंने कहा कि एक ऐसे हैं जो रेड ब्लड वाले हैं, जिनका खून लाल है, और दूसरे ऐसे हैं जिनका खून लाल नहीं है। तो एनिमल्स विद रेड ब्लड, ऐसे एनिमल्स जिनमें लाल रंग का खून था इनेमा कहलाए, और दूसरे एनाइमा। ए माने एब्सेंट, इनमें कलर नहीं था। तो एक ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनमें आरबीसी थी उनके ब्लड में और कलर रेड था, दूसरे ऐसे थे विदाउट रेड कलर। लेकिन ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का क्लासिफिकेशन था। और इन्होंने अगला जो अप्रोच डेवलप किया वो कौन सा था? वो ये था कि एनिमल्स को दूसरी आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किस आधार पर? कहने लगे जो बच्चे देने वाले हैं तो वो विविपेरस हो गए, और जो अंडे देने वाले हैं वो कौन हो गए? तो कहने लगे साहब ये तो ओविपेरस हैं। तो इहो क्लासिफाई कर दिया इन्होंने। कहा दुनिया में जो एनिमल्स बच्चे देते हैं उनको विविपेरस कहा जाता है, जो अंडे देते हैं उनको ओविपेरस कहा जाता है। लेकिन ये सब जो क्लासिफिकेशन था ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का था। अब उदाहरण के लिए अगर छिपकली का खून लाल है और हमारा भी खून लाल है, तो क्या छिपकली हमारी रिलेशन में है क्या? है? छिपकली को मनुष्य मान लेंगे क्या? घोड़ा और गधा दोनों को एक के मान लें, दोनों का रंग लाल है। मछली और सांप को एक के मान लेंगे, दोनों का रंग लाल है। लेकिन अरस्तु फिलासफर थे। फिलासफर का मतलब समझते हैं? उनकी अपनी एक विचारधारा होती है, उसके अनुसार वो सबको प्रेरित करते हैं कि सभी लोग हम जैसा देख रहे हैं ऐसा आप देखो। अगर हम ये कहते हैं कि इस खंबे में या इस चाक के टुकड़े में भगवान है, तो हमारी अपनी यह जो विचारधारा है यही हमारी अपनी फिलॉसफी है। बात समझ में आ गया कि इसमें भगवान है, अब बिलीव करो। ओरिजिन ऑफ लाइफ में फादर सेवरेज जैसे लोग जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने बताया था। हमारे यहाँ हिंदू मैथोलॉजी में बताया जाता है क्या? कि ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण करता है,
अब तमाम प्रकार के ऑर्गेनिज्म, कोई पसली से पैदा हुआ, कोई बाल से पैदा, कोई हिरसिर से पैदा हुआ, तो पता लगा कि जितने ऑर्गेनिज्म पैदा हुए थे तो जिस रूप में पैदा हुए थे उसी रूप में आज रहना चाहिए। तब तो डार्विन और लेमार्क और जो ह्यूगो डिब्रीज हैं, इन सबको कह दें कि जाओ आत्महत्या कर लो जाकर कहीं, क्यों भाई है? तो इवोल्यूशन को मानेंगे ही नहीं, तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन कहाँ चला गया है? तो इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में यही बात की गई थी कि जो ऑर्गेनिज्म आज इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं ये सब इसी रूप में पैदा हुए थे। मतलब संसार जितना खूबसूरत आज है ऐसे ही पहले था, हद कर दिया एकदम से। आज की डेट में हम पोमैटो पैदा कर लिए हैं, तो क्या पोमैटो पहले की दुनिया में था क्या? आज की दुनिया में हमने रैफनो ब्रेसिका पैदा किया है, किस आधार पर? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन पर। क्या खच्चर पहले था? घोड़े गधे के क्रॉस से खच्चर पैदा हो गया है कि नहीं? तो पोमैटो है, रैफनो ब्रेसिका है, तमाम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स पैदा किए जा रहे हैं। तो क्या ये सब उस दुनिया में पहले थे? नहीं थे। तो इवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन का एक दूसरे का रिलेशनशिप है। तो हमें बहुत कुछ साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़ना है। नमस्कार भाई अरस्तु को, क्योंकि इन्होंने जो है कम से कम इतनी बात तो बता दिया कि किसी का खून लाल है और किसी का खून सफ़ेद है। ये तो नाना पाटेकर जैसे हो गए हैं। क्रांतिवीर फिल्म में हथवा दोनों को कूच डाले, एक रहा हिंदू एक रहा मुसलमान, और दोनों आपस में लड़ रहे थे, कहें हम हिंदू हैं कहें हम मुसलमान हैं, कहें इधर आओ इधर आओ इधर आओ, दोनों इधर आओ, और नीचे ज़मीन पर रख करके कूच दिया हाथ, और उसका भी हाथ कूच कर जो खून निकला सबको मल दिया। मलने के बाद दिखाया बता किसका है, हिंदू का है कि मुसलमान का। साले जब ऊपर वाले ने, बनाने वाले ने भेद नहीं किया तो तू कौन होता है? अब हम होते वहीं तो ठोक देते नाना पाटेकर को। कैसे? तो दिमाग खराब है तुम्हारा। 30 ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किए गए, मोर देन 30 ब्लड ग्रुप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। क्या जिसका रंग लाल है वो सब एक है? तो सांप का भी मिला लो इसी में, बिच्छू का भी मिला लो, गधे घोड़े सबका मिला लो, सबका खून एक ही है। अब हम विभेद नहीं करेंगे। घोड़े को अपने ड्राइंग रूम में सुलाएंगे लाकर, कहेंगे चलो बेड पर बैठो, खाना अपनी थाली में खिलाएंगे कि तुम हमारी फैमिली के हो। तो ये क्या है? नाना पाटेकर की अपनी फिलॉसफी है, वो बोल गया, डायलॉग फिल्मों की बात है भाई, जो कह देंगे सब माना जाएगा। लेकिन हम इस प्रकार से किसी भी तरह की अनाप शनाप बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम इसकी कहानी में डिटेल ना जा करके, आपको चूँकि जितना आपको चाहिए हमें वो पहुँचना है, आपको आप तक पहुँचाना है, तो हम वो सारी चीज़ें समअप करते हुए चलेंगे और आपको एनिमल डाइवर्सिटी का बहुत खूबसूरत दर्शन कराएंगे। और आपकी पीजीटी में जितने सवाल आएंगे, टीजीटी या पीजीटी में या नीट में, वो आपको इसी से मिल जाएगा। बात समझ गए? तो आइए और एक सर्वे करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसके पहले कि हम एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आप जान लीजिए, पढ़ करके आए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो आपको पता है कि 1869 में R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने दुनिया के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख दिया और नाम दिया क्या? मोनेरा। सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाल दिया, नाम दिया क्या? प्रोटिस्टा। इसके बाद फिर उसने किंगडम फंजाई बनाया, किंगडम एनिमेलिया बनाया और किंगडम प्लांटी बनाया। हम ना तो फंजाई पढ़ने वाले हैं, ना प्लांटी पढ़ने वाले हैं, ना प्रोटिस्टा, ना मोनेरा। हम पढ़ेंगे किसके बारे में? किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया यानी कि एनिमल्स को क्लासीफाई करने का जो आधार है उसे हम क्या बोल रहे हैं? द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और आपके एनिमल डाइवर्सिटी का चैप्टर शुरू होता है अब। ठीक है, आइए और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें। किंगडम एनिमेलिया भी कह सकते हैं या एनिमल किंगडम करो, बात एक है। तो बात करेंगे हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किसकी बात करेंगे? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम एनिमल्स को किस आधार पर क्लासिफाई करें? किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करने का उसका अपना एक आधार होता है। तो किस आधार पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी एनिमल को हम क्लासिफाई करेंगे? तो सबसे पहला आधार होता है वो कौन सा है? पहले तो आप इनकी लिस्ट बना लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर हम क्लासिफाई करते हैं। पहला आधार है। दूसरा आधार है बॉडी सिमिट्री। तीसरा आधार है क्लासिफाई करने का, वो है बॉडी प्लान। चौथा आधार है बॉडी वॉल।
पांचवा आधार है बॉडी कैविटी। छठा आधार है सेगमेंटेशन। सातवां आधार है टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इस तरह से कुछ ये बर्निंग पॉइंट्स हैं, ये आधार हैं जिनके बेसिस पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। नोट करिए ये सब, वन बाय वन हम इन्हीं का डिस्कशन करेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है बॉडी सिमेट्री, तीसरा है बॉडी प्लान, चौथा है बॉडी वॉल, पांचवा है बॉडी कैविटी, छठा है सेगमेंटेशन और सातवां करेक्टर है द टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर। द फर्स्ट वन दैट इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि शरीर का निर्माण किन कंपोनेंट्स से हुआ है, इनके बारे में हम बात करेंगे। नोट कर लीजिए ये सब, तो एक हेडिंग छोड़कर बाकी मिटाएंगे सब और एक पर चर्चा करेंगे। समझ गए भाई? अब यहीं से मौका है, इसके बाद दोबारा मौका नहीं। ये एक एक पॉइंट आपको करना है और मुश्किल से 10-15 पेज में सारी समाप्त कर देंगे इसको हम आपको। अब आप समझो जैसे कि बारिश हो रही है पैसे की, बस बटोरना है। कम से कम 10 क्वेश्चन एनिमल डाइवर्सिटी के रहेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन। हाँ, मान के चलिए 15 क्वेश्चन मान के चलिए इसमें एनिमल डाइवर्सिटी के, तो इन्हें निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के सभी एनिमल्स को बेसिकली हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इनमें से एक होता है यूनिसेल्यूलर, रेस्ट जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके शरीर का निर्माण केवल एक ही सेल से हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का, चूंकि बॉडी में एक ही सेल है, सिंगल सेल। यू कैन कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ अमीबा दैट बिलोंग्स टू द फाइलम प्रोटोजोआ। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आप किस लेवल का देखेंगे? क्या ये कोशिकाओं का समूह है? केवल एक ही सेल है तो कोशिकाओं का समूह तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर समूह है, किस चीज़ का समूह है? इसके साइटोप्लाज्म के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स और सेल ऑर्गेनेल का समूह है। और ये बायोमॉलिक्यूल और सेल ऑर्गेनेल मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो कौन से लेवल का यहाँ पर जो है ग्रुपिंग हो रही है? तो हम बताएंगे कि यह ग्रुपिंग प्रोटोप्लाज्म के लेवल पर हो रही है। इसलिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ग्रुपिंग किस चीज़ की है? तो यहाँ पर ग्रुपिंग है बायोमॉलिक्यूल्स की और सेल ऑर्गेनेल की है। तो व्हाट काइंड ऑफ ग्रुपिंग हियर? इट इज द ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स प्लस सेल ऑर्गेनेल। इसलिए हम इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को कैसा ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं? इट इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। यह प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ऑल दी बॉडी एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड हेयर इन द सिंगल सेल। सारे जो एक्शन होते हैं वो सारे के सारे एक ही सेल के अंदर परफॉर्म हो जाते हैं। तो ये सिंपलेस्ट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज फाउंड इन द एनिमल्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। कौन से फाइलम की बात कर रहा हूं मैं? These are the animals of phylum Protozoa.
यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल टाइप का है। बायोमॉलिक्यूल्स और सेल ऑर्गेनेल की ग्रुपिंग है। इट इज आल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या इसी को ए सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। दूसरा नाम भी यहाँ पर हम देते हैं, क्या नाम देते हैं? नहीं नहीं नहीं, वायरस में तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है। वायरस में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, छोड़िए बाद में डिस्कशन करेंगे। आप चाहे जितना पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बता दिया सही है। बाद में ध्यान मेरा मत बटाओ, अब क्लास चलने दो, ठीक है ना? यही सही है जो बता दिया, नोट कर लो उसको। ओवर कॉन्फिडेंट, वायरस के ऑर्गेनाइजेशन की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिरादरी में नहीं है तो उसका कैसा ऑर्गेनाइजेशन? तब अब वो चाहे सोने का मुकुट पहन ले, चाहे टी शर्ट जीन्स पहन ले, वायरस हम क्या कर लें उसके लिए? कुछ भी पहन ले, वो लिविंग है ही नहीं। लिविंग होने का ढोंग करता है साला, पूरे विश्व को घुमा के रखा है कोरोना वायरस ने, है ना? खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़ा है, और जिंदा नहीं रह सकता बिना हमारा शरीर पाए हुए, तो उसकी क्या हैसियत है? लेकिन हम सारे उसी से डरे हुए हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जो दिखाई नहीं देता और हिला के मानव जाति को रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप, धियांग चियांग पियांग सारे डरे हुए हैं इसी से, कोरोना से। हाँ, तो बात कर रहे थे हम किस पर? फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल ए सेलुलर या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही सेल है और सारी जो बॉडी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब सारी कहाँ होती हैं? एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शन हो जाते हैं, अलग से कुछ नहीं होता। ठीक, सिंपलेस्ट ग्रेड ऑफ। अब जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में दो चीज़ें होती हैं। एक, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स विदाउट कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स विदाउट कोऑर्डिनेशन। दूसरा कौन है? ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। विद कोऑर्डिनेशन, इनमें कोऑर्डिनेशन है। क्या है इनमें? इनमें कोऑर्डिनेशन है। तो पहला जो ग्रुप था वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का था, जो दूसरा ग्रुप आया वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यहां पर सेल का ग्रुप देखने को मिलेगा, एक में सेल का ग्रुप मिल रहा है परंतु आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। यहां पर जितनी सेल्स हैं सबके अपने अलग अलग काम हैं, इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल फंक्शन। किसमें? यहां पर पहले वाले केस में, और इसे हम सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें जो पॉइंट ए और पॉइंट बी कर दे रहे हैं, तो यहां पर जो ए है, ये जो पॉइंट ए है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर क्या है? यहां पर कोशिकाओं का ग्रुप है, दीज आर द सेल्स, बट दीज सेल्स आर विदाउट कोऑर्डिनेशन। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल सेल विद इंडिविजुअल फंक्शन। इंडिविजुअल सेल विद इंडिविजुअल फंक्शन, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये पॉइंट नंबर ए की बात कर रहा हूं, ये वाला, कि जहां पर सेल की ग्रुपिंग तो है परंतु आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक सेल दूसरे से पूछेगी नहीं कि तुम क्या काम करोगे, वो अपना करेंगे, वो अपना करेंगे, आपस में कोई तालमेल नहीं, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग वाला काम चल रहा है।
तो यहाँ पर सेल की ग्रुपिंग तो है परंतु कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ऐसे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एंड इट इज़ फाउंड इन द एनिमल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। किस में पाया जाता है? पोरीफेरा में पाया जाता है। तो सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन द एनिमल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। अब हम इस दूसरे ग्रुप पर आएंगे, द ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। संभवतः टिश्यू की डेफिनेशन भी यही है। टिश्यू किसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नोन एज टिश्यू। तो निश्चित रूप से यह जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा? ये पॉइंट नंबर बी। इसमें जो हमने करेक्टर लिस्ट किया है इसी को हम टिश्यू कहते हैं, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो पॉइंट बी समझाया गया है इसे हम बोलते हैं टिश्यू ग्रेड। बात को समझिए कि टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अभी हमने यहां पर बताया है कि टिश्यू कहते किसको हैं? द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इट इज नोन एज टिश्यू। तो यहां पर टिश्यू का डेवलपमेंट हो गया। अब ये जो सेल्स हैं ये सभी सेल्स एक दूसरे के साथ फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन कर रही हैं। ये जो सेल्स हैं इन सेल्स में क्या हो रहा है? फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर टिश्यू कहलाएगा। दिस वन इज नोन एज टिश्यू। अब यहाँ पर इस टिश्यू में क्या है कि जो कंपोनेंट सेल्स हैं, कंपोनेंट सेल्स हैव द फिजिकल and the chemical interaction with each other. Component cells have the physical and chemical interaction. और क्या है? इनका आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन है। ये सेल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। ऐसे इनमें आपस में एक दूसरे से सामंजस्य है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और ये जो कनेक्शन है इनका आपस में, इट इज़ फिजिकल एंड केमिकल कांटेक्ट। तो किस प्रकार का कांटेक्ट इन सेल्स के बीच में है? इट इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट सेल्स। अब चूंकि इनमें फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन है, क्यों ऐसा हो गया? इसका कारण क्या है? द रीजन ऑफ इंटरेक्शन। इनके बीच में इंटरेक्शन क्यों हुआ? द प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। इस प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फाइलम सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा के एनिमल्स में पाया जाता है। और सबसे पहले नर्वस सिस्टम की ओरिजिन यहीं से हुई है। अगर नर्वस सिस्टम नहीं है तो कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। द कोऑर्डिनेशन इज बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम।
क्योंकि फाइलम पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम की ओरिजिन नहीं हुई थी, इसलिए इनकी सेल्स में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नर्व नेटवर्क हियर। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम की ओरिजिन कहाँ हुई है? फाइलम सिलेंट्रेटा में हुई है। ठीक है, फर्स्ट ओरिजिन कहाँ पे हुई? द एनिमल्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। सबसे पहले नर्वस सिस्टम की ओरिजिन सिलेंट्रेट्स में हुई है। हम इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पर सेल का ग्रुप भी है और सेल्स में आपस में कोऑर्डिनेशन भी है। इसलिए कोशिकाओं का एक समूह जो यहाँ पर है वो मिल करके आपसी तालमेल बैठा करके एक काम करने के लिए एक दूसरे को मना लेता है। तो इसलिए सिंगल टिश्यू सिंगल फंक्शन की बात यहाँ पर हो जाती है। एक टिश्यू एक निश्चित काम के लिए जिम्मेदार है। अब अगर हम बात करें कि ग्रुप ऑफ टिश्यू की अगर हम बात करें तो नाम हो जाता है क्या? ग्रुप ऑफ टिश्यू। तो हम क्या कहेंगे? इसको ऑर्गेन बोलेंगे। तो ऑर्गेन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन कहां पर स्टार्ट हो गया? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ में। सेल का समूह टिश्यू है, टिश्यू का समूह क्या कहलाएगा? ऑर्गेन। तो ऑर्गेन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन किसमें सबसे पहले आया? इन एनिमल्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स, तो हम इसे ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेन मीन्स ऑर्गेन सिस्टम started from nematoda up to chordata। इस दुनिया का सबसे विकसित जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है, जिसको हम लोग जिसमें आते हैं। तो इस प्रकार से ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? It started from the animals of phylum Nematoda and continued to the Chordata। तो हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये है। आप समझ गए होंगे कि एनिमल्स में कितने प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ये कौन कौन से हो गए? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, सेलुलर ग्रेड, टिश्यू ग्रेड, ऑर्गेन ग्रेड एंड ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड। और सब के बारे में हमने आपको डिस्कशन कर लिया। तो ये पहला बेसिस है क्लासिफाई करने का, एनिमल्स को क्लासिफाई करने का ये पहला आधार है। अब बात करेंगे हम दूसरा आधार कौन सा है? द सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको कॉपी कर लो, आगे बढ़ें। हो गया होगा। नाउ द सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज बॉडी सिमिट्री।
द सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज बॉडी सिमेट्री। व्हाट इज द सिमेट्री? सिमेट्री क्या कहती है? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स इस आधार पर दो प्रकार के एनिमल हो गए। कह रहे हैं कि जब शरीर में अंगों की एक निश्चित व्यवस्था हो, इफ देयर इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, अगर शरीर के अंगों की एक निश्चित अरेंजमेंट की व्यवस्था हो तो हम क्या बोलेंगे इसे? हम कह देते हैं कि इस एनिमल में सिमेट्री है। और अगर सिमेट्री नहीं है तो वो एनिमल क्या कहलाएगा? एसिमेट्रिकल। मतलब क्या हो गया? एनिमल विदाउट सिमेट्री। किसी भी अंग की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। एनिमल्स विदाउट सिमेट्री, यहां पर एनिमल्स जो हैं उनकी कोई अपनी सिमेट्री नहीं है। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। इस कैटेगरी में कौन आते हैं? स्टार लगा के नोट कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द पोरीफेरेंस, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेज, स्पॉन्जेज किस फाइलम में आते हैं? पोरीफेरा में। आर एसिमेट्रिकल। अब हमने यहां पर यह कहा है कि ज्यादातर स्पॉन्ज में कोई सिमेट्री नहीं होती। मोस्ट ऑफ दी स्पॉन्जेज आर एसिमेट्रिकल। मतलब क्या हो गया कि ज़्यादातर स्पॉन्जेज में कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, वो एसिमेट्रिकल होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सभी प्रकार के स्पॉन्ज में कोई सिमेट्री नहीं होती। कुछ ऐसे स्पॉन्ज होते हैं जिनमें सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन अधिकतर में क्या होता है? सिमेट्री नहीं होती। तो आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है कि मोस्ट ऑफ दी स्पॉन्जेज आर एसिमेट्रिकल एनिमल्स, मतलब कि इनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती है। अब जिनमें सिमेट्री पाई जाएगी तो उनमें ये व्यवस्था होगी, कौन सी? रेगुलर अरेंजमेंट की व्यवस्था होगी। अगर आप अपने आप को देखें तो आपने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा होगा जिसकी दोनों आंखें पीछे स्थित हों। अगर ऐसा है तो एम्ब्रायोलॉजिकल या टेराटोजेनिक डिस्टर्बेंस है। अक्सर आपने देखा होगा गाय की पीठ पर पैर होता है, तो दैट इज़ क्या? वो टेराटोजेनिक है, मार्फोजेनेटिक डिफेक्ट है वो। दैट इज़ नॉट द सिंपल केस, वो सामान्य केस नहीं है, वो एक स्पेशल केस है। उसे अगर छोड़ दें तो सामान्य तौर पर आदमी में क्या स्थिति है कि बॉडी ऑर्गन्स का एक निश्चित अरेंजमेंट है। हमारी दो आंखें फ्रंट पर हैं, नासिका के दोनों छेद अपनी जगह पर हैं, किसी का छेद यहाँ बगल नहीं होता नाक का, यहाँ से कोई सांस लेता हो तो बताओ। कान यहाँ पर है, कान कभी पीठ पर नहीं होता, पैर कभी पीठ पर नहीं है, हाथ कभी पैर के नीचे नहीं होता। सभी ऑर्गन का एक निश्चित अरेंजमेंट होता। अब ये ऑर्गन्स किस प्रकार से व्यवस्थित हैं? तो अगर ये एक सिलिंड्रिकल एक्सिस के सरकमफ्रेंस पर स्थित है, जैसे ये एक सिलिंड्रिकल एक्सिस है और आपके बॉडी ऑर्गन इस प्रकार व्यवस्थित है ऐसे एक्सिस पर, तो इस प्रकार की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जहाँ पर हम बॉडी को किसी भी रेडियस से काटें तो आइडेंटिकल हॉल्व दिखाई देते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब कभी भी सिमेट्री की हम बात करते हैं तो वी विल बी कंसीडरिंग ओनली द एक्सटर्नल फीचर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, नॉट द एनाटॉमिकल फीचर्स। बात को समझो। सिमेट्री बताने के लिए हम कभी भी एनाटॉमिकल ऑर्गन्स की बात नहीं करते। हम लंग, लीवर, किडनी की बात नहीं करेंगे सिमेट्री बताने में। हम हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, इन सब की बात करेंगे। हम कभी उनकी बात नहीं करेंगे जो शरीर के अंदर हैं। शरीर के अंदर के अंगों को सिमेट्री का आधार नहीं माना जाता, बाहर का मार्फोलॉजिकल डिटेल, हमेशा ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पर जिनमें सिमेट्री है उनमें सिमेट्री कितने प्रकार की है? अगर है तो पहली बोल रहे हैं रेडियल है, दूसरी बता रहे हैं बाईलैटरल है, बाईलैटरल सिमेट्री है।
बाइलैटरल है और रेडियल है। और कौन है? बाई रेडियल है। ये बाई रेडियल अभी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बेसिकली दो प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है, एक रेडियल सिमेट्री होती है और दूसरी बाइलैटरल होती है। ठीक है, अब हम बाइलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं सबसे पहले। Radial symmetry. The body organs कह रहे हैं कि साहब जो शरीर के अंग हैं वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के परितः अरेंज हैं, सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट होता है, एक्सिस के सराउंडिंग पेरीफेरी पर स्थित होते हैं। और आप शरीर का सेक्शन कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं बॉडी को एक से अधिक रेडियस से पास होकर। आपको आइडेंटिकल हाल्व मिलेंगे। हाल्व का मतलब आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से के एक जैसा होगा। इस प्रकार की लिबर्टी आपको है इस बॉडी को काटने की थ्रू मोर देन वन रेडियाई। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो रेडियल सिमेट्री है ये किस किस फाइलम के एनिमल्स में होती है। एग्जाम्पल ऑफ रेडियल सिमेट्री, तो फ्यू स्पॉन्जेज, अभी इसके पहले मैंने आपको लिखाया मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेज में कैसा होता है? एसिमेट्रिकल। तो कुछ स्पॉन्ज जैसे कि साइकॉन है, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। इसी प्रकार से ऑल द सीलेंट्रेट्स, all the coelentrates, adults of इकाइनोडर्म्स, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स, लार्वा नहीं, लार्वा उसका बाइलैटरल होता है। तो फ्यू स्पॉन्जेज जिसमें साइकॉन शामिल है, सारे सिलेंट्रेट्स हैं और इकाइनोडर्म में एडल्ट्स, इन सभी में रेडियल सिमेट्री होती है। इफ़ यू गो फॉर एनसीईआरटी तो यू विल फाइंड दैट द रेडियल सिमेट्री आल्सो हैज बीन मेंशन्ड फॉर टेनोफोर्स, बट इट इज सम स्पेशल काइंड ऑफ रेडियल सिमेट्री इन टेनोफोर्स दैट इज नोन एज बाई रेडियल सिमेट्री। एक नया टर्म निकल कर आ रहा है, रेडियल से बाई रेडियल। बेसिकली वो रेडियल है बट इट इज़ बाई रेडियल,
मैं आपसे इस पर बात करूंगा बाई रेडियल क्या चीज़ होता है। ये टीनोफोर्स में देखने को आपको मिलेगा। ये होते, अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो रेडियल मिलेगा, हायर बुक्स में कंसल्ट करेंगे तो वो जो है बाई रेडियल सिमेट्री कहलाएगी। किस में होता है? टेनोफोर्स में होता है। ठीक, आप जरा इनके एग्जाम्पल समझ लीजिए। रेडियल सिमेट्री का मतलब डायग्राम से, जैसे ये अभी हमने आपको साइकॉन की बात किया है। अब आपको मालूम है कि शरीर कैसा है, राउंडेड है। ऐसे सेक्शन काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, बात एक ही है, तो ये रेडियल सिमेट्री मिलेगी। आप बात कर लो किसकी, द बॉडी ऑफ हाइड्रा, फाइलम सिलेंट्रेटा। आप बॉडी को किसी भी पैटर्न से कट करो, आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिकल हॉल्व मिलेंगे, क्योंकि इनके टेंटिकल्स होते हैं, ऐसे ये टेंटिकल्स होते हैं इस तरह से। अब आप इसकी बॉडी को किसी भी पैटर्न से काटोगे तो कैसा मिलेगा? दो आइडेंटिकल हॉल्व मिलेंगे एक दूसरे से। ऐसे आप अगर स्टार फिश को काटोगे, किसे काटेंगे? स्टार फिश को, तो कैसी मिलेगी सिमेट्री देखने को? ये है। अगर आप इसका टीएस इस प्लेन से काटेंगे ऐसे बॉडी का कट, तो दो बराबर मिलेंगे, एक भुजा का आधा हिस्सा उधर आधा इधर और बाकी दोनों कंप्लीट आर्म। अगर आप चाहे तो इस पैटर्न से इसका आप बॉडी कट कर सकते हैं, अगर चाहे तो इस पैटर्न से कट कर सकते हैं, अगर चाहे तो इस पैटर्न से कट कर सकते हैं। बात समझो, अगर आप चाहे तो इस पैटर्न से बॉडी को कट कर दो, तो आप क्या पाएंगे कि आइडेंटिकल हॉल्व मिलेंगे। You have the liberty to cut the body through more than one plane axis to get the identical half. Axis नहीं कहेंगे, through more than one radius, अलग अलग रेडियस से। एक्सिस तो एक ही होगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उससे आप काट सकेंगे बॉडी को, तो यू विल गेट। यस, जैसे ये है ना, ये बॉडी है, ये सिलेंड्रिकल मान लो हाइड्रा है। अब आप कट कैसे करेंगे? आपकी चाकू तो नीचे ही जा रही है ना, तो चाकू ऐसे जा रही है नीचे काटते हुए। अब आप अधिकतम क्या कर सकते हैं? चाकू को आप 90 एंगल पर ऐसे कर सकते हैं, दूसरा प्लेन मिल गया आपको, रेडियस दूसरा मिल गया, लेकिन काट तो नीचे की तरफ जा रहे हैं ना काटते हुए। तो एक्सिस जो हमारा मेन बॉडी एक्सिस है वो एक ही है, उसी एक्सिस पर थ्रू मोर देन वन रेडियस, ऐसे ऐसे ऐसे, यू हैव द लिबर्टी टू कट द बॉडी थ्रू मोर देन वन रेडियस along द longitudinal एक्सिस ऑफ द बॉडी टू गेट द आइडेंटिकल हाल। तो इस प्रकार से आपको स्टार फिश में दिखने को मिल गया, हाइड्रा में मिल गया देखने को, और साइकॉन। मैंने आपको बताया है कि स्पॉन्जेज, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेज हैव एसिमेट्रिकल बॉडी, बट फ्यू स्पॉन्जेज शो द रेडियल सिमेट्री एंड साइकॉन इज वन ऑफ दैट एग्जाम्पल, राइट। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया, सिलेंट्रेट्स में बता दिया सारा। अब हम बात करेंगे किसकी? बाईलैटरल सिमेट्री और बाई रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? बाईलैटरल एंड बाई रेडियल सिमेट्री की, कि ये बाई रेडियल सिमेट्री कहाँ से आ गई है। ये तीनों फोरम में हम डिस्कशन करेंगे अपने अगले लेक्चर में, और यहाँ से हम बेसिस ऑफ नेक्स्ट जो और बाकी जो आधार हैं एनिमल्स को क्लासीफाई करने के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हमारे ख्याल से लगभग 1 घंटे का लेक्चर ये पूरा होने जा रहा है, और आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसके आगे की बात करेंगे हम बाईलैटरल सिमेट्री पर, जस्ट इसके आगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। ओके, टेक केयर।